Hello everyone, let's continue with our chapter 17, time, place and value of supply. कल हमने सेक्शन 12 पढ़ा था, किसके बारे में था? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, उसमें 1 था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सबसेक्शन 2 रिवर्स चार्ज, सबसेक्शन 3 वाउचर, सबसेक्शन 1 था सिर्फ गुड्स के बारे में है ऐसा बोला था. सबसेक्शन 2 में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सबसेक्शन 3 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 4 में वाउचर्स. अभी 5th और 6th हमारा बाकी है. उससे पहले हम लोग केस लॉ जो हमारा एक बाकी था, आपका पेज नंबर एक बार बताना. पेज नंबर नहीं, उससे पहले वाला. तो फिर वो वाला वही ना, इन कर्नाटका स्टेट इलेक्ट. अब यहाँ पे इतना बड़ा केस लॉ दिया है, आपको इतना बड़ा ना रीड करना है ना कुछ, मैं सिर्फ आपको एक क्रक्स बता रही हूँ, उतना आपको ध्यान में रखना है. इतना बड़ा केस लॉ पहली बात तो आएगा ही नहीं. दूसरी बात, अगर इन केस कोई प्रोविजन आ गया तो मैं आपको एक क्रक्स बता के रख रही हूँ. यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइटिंग वाला काम की बात की गई है. किसी का था तो उनने ऐसा बोला कि स्ट्रीट लाइटनिंग लगानी है, तो उनने ये काम किसी और को दिया. स्ट्रीट लाइटिंग की बात कर रही हूँ, किसी और को लगाने का काम दिया. तो वो लोग बोल रहे इसको लगाने दिया लोन रिकवर करने. जब लोन रिकवर करना तो इनने क्या बोला, तू पैसा देगा, इससे अच्छा लोन रिकवर हम थोड़ा ये तू काम भी कर ले तो उससे रिकवर कर लेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो ये लोन रिकवरी है तो क्या यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा? लोन, तो यहाँ पे ये लोग ने बोला है सर्विस भी प्रोवाइड हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी है. स्ट्रीट लाइटिंग लगा रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो ये लोग ने बोला है कि इसे सप्लाई माना जाएगा, मतलब जीएसटी दी जाएगी. सिर्फ इन शॉर्ट क्या है, ये सिर्फ लोन रिकवरी के लिए नहीं था बल्कि सप्लाई ऑफ गुड्स भी है. गुड्स बोला जाएगा क्योंकि वो स्ट्रीट लाइटिंग लगा रहे हो, तो ऐसा बोला है कि वो गुड्स है. ओके, यहाँ तक क्लियर. ये केस लॉ सिर्फ नाम का है, सिर्फ आपको इतना आप क्रक्स एक बार लिख दो, क्योंकि आप एंड टाइम पे लेक्चर देखने नहीं बैठोगे सिर्फ एक केस लॉ के लिए. ठीक है, पेज 12 सबसेक्शन 5 वाला. मेरा एक्चुअली पेज नंबर अलग है इसलिए. सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 वाले पे आ जाओ. पेज नंबर कोई बोलना, 116 पे आ जाओ. नहीं, वो आज. अब सुनना, थोड़ा रिवाइज करें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स थोड़ा एक बार. अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में तो क्या प्रोविजन थे? हाँ, विचएवर इज अर्लियर किसके भी. एक सेकेंड. अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स. डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन और बिफोर डिलीवरी. क्या पर ये किसकी बात कर रहे हैं? इनवॉइस इशू ऑन या बिफोर करना है. ये मेन इनवॉइस का पॉइंट है, ये ध्यान रखना. हमने इसमें से फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था. एक और दो बीच में विचएवर इज अर्लियर हर बार किसमें करना है? कौन सी दो चीज थी? इनवॉइस एंड पेमेंट. इनवॉइस और पेमेंट के बीच में विचएवर इज अर्लियर, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. क्या पेमेंट में भी और दो प्रोविजन थे? पेमेंट में कब आता है? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक अकाउंट में विचएवर इज अर्लियर. इनवॉइस में भी क्या दो पॉइंट थे? इनवॉइस की मैं बात कर. सेक्शन, वो तो रिवर्स चार्ज. सेक्शन 31 में आया था एक और चीज, या तो इनवॉइस इशू करो, द डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड. 5 नवंबर को आपने इशू किया लेकिन देना था 2 तारीख को, तो कौन सा? 2. इनवॉइस में भी विचएवर इज अर्लियर देखेंगे, पेमेंट में भी विचएवर इज अर्लियर देखेंगे. दोनों का अर्लियर देख के वापस दोनों का विचएवर इज अर्लियर करेंगे. पेमेंट में 2 थे, इनवॉइस में 2 थे, उनका अर्लियर, इन दोनों का अर्लियर. अब थोड़ा रिवर्स चार्ज में आते हैं. रिवर्स चार्ज में थोड़े अलग प्रोविजन थे. एक तो गुड सप्लाई वाला, सॉरी रिसिप्ट वाला, ये रिवर्स चार्ज है. गुड्स रिसिप्ट वाला
पेमेंट का सेम दो, बुक्स में एंटर हुआ और बैंक में एंटर हुआ। इनवॉइस प्लस 31, इनवॉइस में 31 डेज ऐड करना मत भूलना। अभी हम सिर्फ गुड्स पढ़ रहे हैं, आज हम जब सर्विस पढ़ेंगे, सर्विस में भी सेम आएगा, सप्लाई ऑफ गुड सॉरी सर्विस में भी आएगा कि सर्विस आप दे रहे हो फॉरवर्ड चार्ज में, सर्विस में भी आएगा रिवर्स चार्ज में, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस अप्रूवल बेसिस, मतलब सर्विसेज में भी सेम पार्ट है लेकिन प्रोविजन अलग, थोड़े बहुत सिमिलर थोड़े बहुत अलग। अभी जैसे रिवर्स चार्ज में भी आप कंफ्यूज हो गए, जब मैंने फॉरवर्ड चार्ज का पूछा तो किसी ने 31 डेज भी बोला, तो इसमें भी आप अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो आपको वापस घर पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सेक्शन 13 करने जा रहे हैं। सेक्शन 12 में कंफ्यूजन रहेगा, 13 कैसे करोगे, आगे 14 भी आएगा, तो इसीलिए अभी तो पहले सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 देखना बाकी है, कुछ नहीं है। वेयर अ पीरियोडिक रिटर्न, ये मैं जो बॉक्स है वो पढ़ रही हूँ। वेयर अ पीरियोडिक रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, अगर आपको पीरियोडिक रिटर्न फाइल करनी है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन रिटर्न फाइल किए, द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, इजी, वो डेट मानी जाएगी। इन एनी अदर केस डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड, कोई अजीब भलता ही केस आ गया तो आप क्या लिखोगे, इन एनी अदर, कोई भी केस आ गया तो डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड, ओके। और ये एनी अदर केस आता ही नहीं है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है तो वो लोग एनी अदर केस क्यों पूछेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई, अगर आपने इंटरेस्ट लेट फी ऐसा कुछ पेमेंट की तो यहाँ पे क्या देखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑन विच ये रिसीव होगा इंटरेस्ट, या सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 में थर्ड सेकंड लाइन में लास्ट में देखो, शैल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, एडिशन इन वैल्यू आपने इंटरेस्ट पे किया है या कुछ एडिशनल वैल्यू पे की है तब। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 डन, कोई डाउट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, रीड करना नहीं, मतलब सब मन में रीड करना क्वेश्चन। अब यहाँ पे सप्लाई किया है गुड ऑन 1 मंथ क्रेडिट, मतलब एडवांस, मतलब क्रेडिट पे दिया है, मतलब कि पेमेंट आप बाद में करोगे तो चलेगा। इट ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द इनवॉइस, यहाँ पे इन लोग ने बोला है कि अगर 1 मंथ का डिले हुआ तो इंटरेस्ट 4000 चार्ज करेंगे। क्या इनवॉइस की डेट लिखी है, क्या डेट पूछा, डेट कैसे 1/3, क्योंकि देखो सप्लाई किया गुड्स और ऐसा लिखा है, इनवॉइस उसी दिन ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये बता दिया कि इनवॉइस में लिखा है तो आपको अज्यूम करना है कि इनवॉइस भी उसी दिन इशू किया है। डेट मिल गई 1 मार्च, डेट ऑफ पेमेंट कब, 22 अप्रैल को पेमेंट, बराबर, तो कौन सा अर्लियर है, 1 मार्च, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया 1 मार्च। लेकिन इंटरेस्ट कब पे किया, तो इसमें विचावर इज अर्लियर नहीं देखे, क्योंकि इंटरेस्ट के पॉइंट में क्या बोला था, जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव किया है वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो ना वाउचर में विचावर इज अर्लियर था, ना इंटरेस्ट में, ना सेक्शन 12 ये सब सेक्शन 5 में। सेक्शन लर्न करते जाना, सेक्शन के हिसाब से बातें होगी। अभी सेक्शन 12 में एनी डाउट। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऑलमोस्ट सेम है बट नहीं है। अब मैं बताती हूँ क्या चेंज है इसमें। इसमें भी देखो सेक्शन 13 क्या कवर कर रहा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वाउचर एंड अदर इंस्टेंस, सेम है सप्लाई ऑफ गुड्स जैसा। अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ध्यान से सुनना। इन केसेस वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड ऑन टाइम, इनवॉइस टाइम पे इशू किया है तो आपको देखो दो लिमिट दी है, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट। ये तो आपने गुड्स में भी किया था, इनवॉइस इशू किया है तो इनवॉइस या पेमेंट वैसे विचार कर लिया। इनवॉइस अगर टाइम पे इशू नहीं किया है तो एज पर सेक्शन 31 डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, वहां पे लिखते थे सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोविजन ऑफ सर्विस और द पेमेंट।
क्या है वो टाइम पे इशू नहीं किया, वो आएगा, पर एक बार इतना देखो। फर्स्ट में अगर टाइम पे इनवॉइस इशू किया है मतलब डेट इनवॉइस या पेमेंट, टाइम पे इशू नहीं किया है मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट। थर्ड में क्या बोला है, अच्छा चलो पेमेंट का ये तो आपको आता है, एंट्री इन द बैंक अकाउंट और एंट्री इन द बुक्स विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट वाला तब आप सबको क्लियर है, दो पेमेंट आ गए विच एवर इज अर्लियर ही करना, उसमें कुछ एडिशनल है ही नहीं। अब ऊपर ये लोग ने 2 बार सेक्शन 31 बोला। अब क्या है 31, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट आपको ये छोड़ने ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। टाइम लाइन फॉर, ये लोग ने ऐसा बोला ना इनवॉइस टाइम पे इशू किया है या नहीं, तो हमें क्या पता क्या टाइम लाइन है, तो अब यहाँ पे टाइम लाइन दिए, ध्यान से सुनना। सेक्शन 31 मैंडेट्स दैट द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इज दैट द इनवॉइस मस्ट बी इशूड आइदर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। वहां क्या था, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स था ऑन और बिफोर इनवॉइस इशू होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, या तो बिफोर या तो विद इन 30 days। वहां पे क्या था, ऑन और बिफोर, यहाँ पे क्या है, बिफोर और विद इन 30 days। मतलब अगर आपके पास 2 टाइम आते हैं, पहले तो आप देखोगे इनवॉइस क्या बिफोर है, बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, क्या पहले है, नहीं है तो विद इन 30 days प्लस करके निकालो, फिर आप वो कंपेयर करोगे। अब 30 days आपको आई गेस सो आ गया करना, ठीक है। और ब्रैकेट में कुछ तो लिखा है, हाईलाइट करो, 45 days फॉर BFSI, BFSI स्टैंड फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, एंड NBFC स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। ये 2 अगर आए तो 30 days प्लस नहीं करने, तो 45 days प्लस करने हैं। और जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, BFSI NBFC सिर्फ ये दोनों की बात चल रही है, जहाँ पे कितने डेज है 30 days की जगह 45 days। पॉज करना, अब मैं सम लिख रही हूँ। अब ये सम में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, पेमेंट इन बैंक अकाउंट, इनवॉइस। पहले तो पेमेंट का अगर कंपैरिजन कर दे तो ये विच एवर इज अर्लियर। अब हमें एक प्रोविजन बोला था, इनवॉइस शैल बी इशूड आइदर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 days। क्या इससे पहले है तो वो 30 days का पॉइंट आता ही नहीं है, तो बस आंसर क्या है, 3 आया उन दोनों में से, तो विच एवर इज अर्लियर इसमें भी 3। ये इतना इजी सम तो आएगा नहीं। लेट्स चेंज द नंबर्स। सबको आ रहा है ना? जिसने यस नहीं बोला मैं क्या समझू? यस। चलो ये सम देखो, इसमें पॉज करना। अब ये सम में प्रोविजन ऑफ सर्विस 8 तारीख, इनवॉइस इशू किया 2 मई को, तो यहाँ पे बिफोर तो नहीं है, तो क्या विद इन 30 days है वो चेक करेंगे, तो विद इन 30 days तो है। तो अगर विद इन 30 days है तो ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट, इन दोनों में से कौन सा अर्लियर था? 4। अब इन दोनों में से कौन सा अर्लियर है? 4। ये है टाइम ऑफ सप्लाई। अगेन डेट चेंज, चलो ये सम करके बताओ। हाँ आ गया। अब ये सम में प्रोविजन ऑफ सर्विस 9, इनवॉइस देखो क्या बिफोर है, क्या विद इन 30 days है, तो व्हेन इनवॉइस इज नॉट इशूड ऑन टाइम, तो क्या बोला था, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट,
पेमेंट में कौन अर्लियर है? 13, 13 और 9 में 9। इजी है ना? सिर्फ आपको प्रोविजन ध्यान में रखना है, बाकी तो इजी ही है। सेम सम स्टार्ट। मैंने कोई नंबरिंग डेट चेंज नहीं की है, सिर्फ मैंने ऊपर कोई वर्डिंग्स ऐड कर दिया। अब आप सोचो। हाँ स्नेहा, यहाँ मैंने सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया। इन केस ऑफ BFSI वहां पे क्या था, या तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस के पहले होना चाहिए इनवॉइस, क्या पहले है? डेट ऑफ प्रोविजन के पहले है? नहीं है। तो और विद इन 45 डेज, तो क्या 45 डेज है? विद इन 45 डेज है विद इन 45 डेज। ओके 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 ओके, विद इन 45 डेज है, तो ये डेट लेंगे। और इनमें से विचार इज अर्लियर, इनमें से विचार इज अर्लियर। इजी होइंग। ओके, हमारा ABCD पॉइंट क्लियर? देख लो आप। अब ई पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, financial institution including NBFCs, telecom companies, notified supplier of service making taxable supplier as per section 25। यहाँ पे ये स्पेसिफाइड कंपनी के लिए इनवॉइस कब इशू करना है ये भी आपको लर्न करना है। इनवॉइस में बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सच सप्लाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड। ये वाले पॉइंट को स्टार करो, स्टार किया, और ये हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 प्रोविजन अलग कर दिए, तो ये कल के लिए बैच के रहेगा। अब F पे आ जाओ। एडिशनली वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूस सप्लाई कब होता है? जहाँ पे रुकावट नहीं आएगी, कंटिन्यूसली आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पे डेट से आपको पता चल जाएगा कब कंटिन्यूस बोला है। डेट 30 से ये है, उसके बाद 30 से 2 है, तो 2 से ही 4 है, मतलब ऐसा कुछ आएगा तो कंटिन्यूस सप्लाई आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द डेट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में डेट लिखी है तो क्या है, इनवॉइस कब इशू होना चाहिए? ऑन या बिफोर द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट एसर्टेनेबल नहीं है, मतलब ड्यू डेट पहले से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी गई है, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये जो लिखा है ना F पॉइंट, इसको आप अपने, इन लोग ने कैसे ये वाला बनाया है इजी करके ABC पॉइंट, आप अपने हिसाब से यहाँ पे F के नीचे आप अलग से बना देना। जैसे वेयर द ड्यू कॉन्ट्रैक्ट में डेट दी गई है तो क्या दो थे? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में डेट नहीं दी है तो ऑन और बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन इवेंट। मतलब मैंने बोला कि मेरी इवेंट होगी 10 को खत्म, तो इनवॉइस 10 को, एक माइलस्टोन इवेंट की बात, कोई एक अच्छी इवेंट हो रही है तो कब उसकी डेट गिनी जाएगी? जब मेरी वो इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होगी तब। 3 प्रोविजन है, आप ऐसे मत लर्न करना क्योंकि आदि इस पे तो शायद ध्यान भी ना जाए। ये कितना अच्छे से लिखा, वैसा आप ट्राई करो कि इधर ही बना दो, घर जाके बनाना। स्टिकी नोट लगाना है, डेकोरेट करना है, स्पार्कल पेन, ग्लिटर पेन, आपकी मर्जी, पर प्लीज थोड़ा नीटली लिखना। चलो ई पॉइंट मुझे अगर नहीं कल याद रहे तो बोल देना कि ये बाकी है। चलो इलस्ट्रेशन दिया है, सब सॉल्व करो। पॉज। अब यहाँ पे बुक में ही एक इलस्ट्रेशन दिया है, वो हम सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। 15 अक्टूबर को मैरिज हॉल फिक्स किया गया और एडवांस कितना पे किया गया? 25,000। टोटल अमाउंट कितना है? 1 लाख। इनवॉइस कब इशू किया? 20 अक्टूबर, ठीक है। मैरिज सेरेमनी टुक प्लेस इन द हॉल, ओके, मैरिज सेरेमनी हो गई थी 30 को। इनवॉइस वाज इशूड फॉर बैलेंस 75,000 इंडिकेटिंग एंड एडजस्टिंग द एडवांस पेड अर्लियर। 14 तारीख को इनवॉइस जो बैलेंस अमाउंट थी उसका किया गया।
नेक्स्ट, बैलेंस पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 31st ऑफ दिसंबर। डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी? यहाँ पे 2 बार इनवॉइस इशू किया है, 20 अक्टूबर और 14 दिसंबर। यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर नहीं देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, मेन फुल पेमेंट कब मिला है? 14 को, क्योंकि पहले 25 का दिया, बाद में 30 का दिया, तो 2 टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकालना है। तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट कब पे किया? 75,000 14 को, तो वो वाली डेट इनवॉइस की डेट। नेक्स्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कब मिला? 31st ऑफ दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे ये लोग ने क्या लिखा है? फॉर द अमाउंट ऑफ 75,000 द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 14 दिसंबर and for the advance of INR the date of payment precedes the invoice and hence the time of supply would be 15th October। यहाँ पे ये लोग ने 2 आंसर दिए। पहला तो हमने जो बैलेंस अमाउंट का 75,000 वाला 14 दिसंबर है, ये लोग ने बोला एग्जाम में अगर आपको आ जाए तो आपको पता होता क्या बैलेंस का निकालना ही है, तो आप दोनों आंसर लिख के आने के चांसेस हैं, आप दोनों लिख के आओ। तो इसीलिए इन लोग ने दोनों आंसर दिए कि अगर बैलेंस पेमेंट का बताना है तो 14 दिसंबर, बट अगर 25,000 का भी इनवॉइस अगर निकालना है तो ये लोग ने क्या बोला, उनका कंपैरिजन 20 या 15 ऐसे। अगर स्पेसिफिक नहीं दिया है तो अगर आप 2 निकालना पड़े तो आप निकाल के आ जाओ आंसर। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 1000 वाला पॉइंट सेम है। अगर 1000 तक एडवांस पे किया है तो सप्लायर के पास ऑप्शन है, या तो वो डेट ऑफ इनवॉइस चूज कर सकता है या तो डेट ऑफ पेमेंट। मोस्टली क्या चूज करेंगे? इनवॉइस। पहले तो पेमेंट आ गई ना, तो वो लोग एडवांस पेमेंट आई 1000 रुपया है, तो वो कैसे टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो डेट ऑफ इनवॉइस चूज कर। क्लियर? रिवर्स चार्ज सेम है। रिवर्स चार्ज में अपना एक इनवॉइस प्लस क्या था उसमें, यहाँ पे क्या है 61 डेज, द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डेज। वहां क्या था 31 डेज, यहाँ पे क्या है 61 डेज। देखो चलो 13 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज वुड बी अर्लीस्ट ऑफ। फर्स्ट तो पेमेंट वाला है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। लिख दो इनवॉइस प्लस 61 डेज। और थर्ड, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब यहाँ पे इन लोग ने देखो क्या लिखा है, अगर पॉसिबल नहीं है ए, बी और सी से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट। ये लोग ने क्या बोला, अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट का से भी नहीं निकल रहा है, 61 डेज से भी नहीं निकल रहा है और इनवॉइस से भी नहीं निकल रहा है, तो आपकी क्या रहेगी टाइम ऑफ सप्लाई? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, चलो 61 डेज वाला सम करते हैं। इन केस ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात चल रही है, सर्विसेज की बात चल रही है, प्रोविजन ऑफ सर्विस दे दिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट, पेमेंट इन बैंक अकाउंट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सब कुछ दे दिया। स्टार्ट सॉल्विंग। पॉज। ये सब में इन केस ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 प्रोविजन ऑफ सर्विस 3 जून, यहाँ इनवॉइस क्या दिया है 2 अप्रैल, तो इनवॉइस प्लस क्या बोला है 61 डेज। तो आप इसमें 30 - 2 28 प्लस 31 59 प्लस 2, तो 2 जून डेट आएगी। 2 जून, तो विच एवर इज अर्लियर 2, इन दोनों में से तो 4 है। क्लियर? हर एक टाइप के सम भी हमने सॉल्व कर दिए, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कल आपके टेस्ट लेने का। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सॉल्व करो। चलो अभी इलस्ट्रेशन वाला सम सॉल्व कर रहे हैं।
Mr. A provides legal services as an advocate to Mr. B, which fall under reverse charge mechanism. Okay. 10 अप्रैल को सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू बी. प्रोविजन ऑफ सर्विस लिख क्या करते, क्या है प्रोविजन ऑफ सर्विस? 10 अप्रैल. ठीक है. Mr. A issues an invoice to Mr. B on 12th of फिर पेमेंट इज मेड थ्रू चेक एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. 10 July. ओके. 23. फिर इसमें क्या है? 15 साल. चलो ये दोनों में तो आपको पता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. अब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है क्या कि प्रोविजन ऑफ सर्विस देखो ऑन और बिफोर फिर 61 ऐड करो? सिर्फ क्या बोल दिया है? इनवॉइस प्लस 61 डेज. तो प्लस 61 पे क्या आ रहा है आपका? क्या सबका 12 जून आ रहा है? ठीक है. 12 जून और ये 10/4 क्यों लिखा है मैंने? ठीक है, ये तो देखेंगे ही नहीं. प्रोविजन ऑफ सर्विस देखेंगे तो क्या 1 2 3, तो आंसर आना चाहिए. यहाँ पे क्या है? ओ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी. मैम जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया उसमें जो हमने प्रोविजन ऑफ सर्विस देखा था इसमें क्यों नहीं देखा? क्या नहीं मतलब? जो हमने अभी आपने जो दिया था ना सब करने को, उसमें जो हमने प्रोविजन ऑफ सर्विस देखा था, क्यों देखा? और इशू ऑफ नोटिस में मैच किया था हमने. अच्छा किया था तो उसमें नहीं करना है. रिवर्स चार्ज में हमने कल भी देखा था जो 30 डेज था, ऐड करना ही है एनी हाउ. इनवॉइस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो एनी हाउ 30 डेज ऐड करो ही, और इसमें 60 डेज. यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा है? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में ए में डेट दिया है, बी में क्या लिखा है? मैं ये प्रोविजन पढ़ रही हूँ पीछे वाले पेज पे. बी में क्या लिखा है? द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन केस वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी. कुछ नहीं, सिर्फ इन लोग ने कुछ बोला है क्या? ऑन और बिफोर ऑप्शन ही नहीं है. करो 61 डेज, ऐसा ही लिखा है. अगर मैंने वो शायद नहीं मेंशन किया तो वो मेरी फॉल्ट था, लेकिन प्लस 61 डेज करना ही है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 31 डेज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, 61 डेज फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो यहाँ पे भी हम प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं देखेंगे. नहीं है, कुछ काम नहीं है, फेंक दो, नहीं है. चलो क्या हुआ? मुझे लगा डाउट है. ये क्लियर है? बस वाउचर और ये 5 मिनट का काम है, प्लीज कोऑपरेट. तुम्हारी ऐसी. चलो सबसेक्शन 13 सबसेक्शन 4 में सेम वाउचर अगर आइडेंटिफाई है तो डेट ऑफ इशू, और इन ऑल अदर केसेस रिडेम्पशन. क्लियर? अब नेक्स्ट 13 सबसेक्शन 5 ड्यू डेट फॉर फाइलिंग पीरियोडिक रिटर्न्स. तो इसमें जिस दिन फाइल करेंगे. इन ऑल अदर केसेस डेट ऑफ पेमेंट. और 13 सबसेक्शन 6 में अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो डेट ऑन विच द इंटरेस्ट इज पेड. बस इतना ही. क्लियर है? सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 आप सोच रहे हो इजी है, तो इजी है सिर्फ प्रोविजन अगर याद हो तो ही. ठीक है, तो कल हम अगर हो सके तो टेस्ट कंडक्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.